अब ज़्यादा समझ में आ रहा है कि आखिर हुआ क्या था। कहने के लिए बहुत ज़िम्मेदार हैं, मॉडरेट आसमानी जिनको हम बोलते हैं, हरे टिड्डे, लाल टिड्डे जो भी अपना नाम उनको दें। मॉडरेट हो गया पर आवाज़ नहीं उठाते। हमारे यहाँ यूँ में ये होता है कि अगर कभी कुछ ज़्यादा तेज़ निकल गया तो हम ही उसको दाने लेकर आते हैं, तू गलत कर रहा है, बैठ जा। ये हमारी खूबसूरती है, हमारे धर्म की खूबसूरती है। इन धर्म ये पावर देते हैं। आज 2 ऐसे लोगों पे बात करेंगे, जिनका नाम लेने से जैसे उबास आ रहा है। बिन्दा कार्ट कराटे, बिट्टा कराटे और यासिन मलिक। सर ऑनलाइन मीडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने मेरे लिए टाइम निकाला इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपके लिए। आपने मेरे लिए टाइम निकाला। सर बिट्टा कराटे और यासिन मलिक अगर हम संक्षेप में बात करें, ब्रीफ में बात करें, तो उनकी बैकग्राउंड कैसा है? लोगों को अब दोबारा हम बता दें तो, क्योंकि अभी सभी नहीं जानते इनके बारे में। देखिए, बिट्टा कराटे का असली नाम है फारूक अहमद डार और फारूक अहमद डार श्रीनगर में रहने वाला एक मामूली सा स्कूल ड्रॉप आउट है, जो 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक आताई बनता है, सीमा पार पाकिस्तान जाता है, वहां से हथियार और उसको चलाने की ट्रेनिंग लेकर आता है और फिर कश्मीर में हिंदुओं पर कहर की राह टूटता है। ये इसका कुल मिला के छोटा सा परिचय है। जब पाकिस्तान में इनको बढ़ने चाहने वाले आका सोचते हैं कि एक ही तंजीम, एक ही संगठन, एक ही धारा में सारा निवेश करेंगे तो कल को हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के दिमाग चढ़ जाएं, ये अपनी चलाने लगें, तो दूसरे संगठन में हिजबुल मुजाहिदीन में भी निवेश करते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन इनसे भी कट्टर जिहादी संगठन, इनसे भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त खुद को साबित करने के लिए जब इन्हें आपसी झगड़े होते हैं तो ये लोग एकाएक अब पाकिस्तान से मदद इनको मिलनी कम हो गई, यासीन मलिक को बिट्टा कराटे अचानक गांधी बनने का सोचते हैं, हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि अब हम शांतिप्रिय तरीके से कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेंगे। ये 100 चूहे खाने के बाद दिल्ली हज को जाने निकलती है, क्योंकि इनकी अपनी जान पर बनाई थी। इनके अपने जैसे लोग एक और संगठन में जाकर इन्हीं के आका से ज्यादा टुकड़े पाकर इन्हीं को मारने लगे तो इनमें ज्ञानोदय हो जाता है और भारत की व्यवस्था इनके 100 खून माफ कर देती है। यही बिट्टा कराटे जब इसको एंडी वानी जो मजिस्ट्रेट है इसको बेल देता है, रिहा करता है, तो वो उस बेल ऑर्डर में ये लिखता है, मुझे मालूम है कि इसने बहुत गंभीर और जघन्य अपराध किए हैं, इसने अपने मुंह से कबूला कि मैंने दर्जनों हत्याएं की हैं, उसके बाद इन्ना लिख दिया, लेकिन क्योंकि राज्य की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था इस मुकदमे को लड़ने की इच्छुक नहीं दिखती, तो मुझे इसे मजबूरन बेल देनी पड़ रही है। ये वो अपने बेल ऑर्डर में लिखा है, because the state is not interested in prosecuting this case, I cannot hold this accused in custody any longer। ये उसे शब्द है। और फिर ये बिट्टा कराटे कश्मीर में ही एक प्रशासनिक अधिकारी से, सिविल सर्वेंट से शादी करता है, परिवार बसाता है, हीरो बन जाता है। ये है इस बिट्टा कराटे की कहानी। इसने अपने मुंह से एक इंटरव्यू में, जो आज भी उपलब्ध है, कई बार चलाया जाता है, अपने मुंह से कहा कि मैंने जो पहला व्यक्ति मारा उसका नाम था सतीश कुमार टिक्कू। और अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, इस सतीश टिक्कू के साथ उसकी यारी दोस्ती थी, ये एक ही मोहल्ले थे। अब ये कई महीनों तक घर से गायब रहा क्योंकि ये सीमा के पार चला गया था कैंपों में ड्रिल लेने, और ये लौट के आया तो इसका दोस्त से मिलने आया, हालचाल पूछने आया कि भाई कहाँ थे, क्या हुआ। उसकी सिर्फ एक गलती ये थी कि जब वो आया इसके घर, ये अपनी बंदूक को उलट पलट के दिख रहा था, और उसके जाने के बाद इसने अपने सिस्टम में कहा कि मेरा दोस्त आया था, उसने मेरे हाथ में बंदूक देखी, और इसकी अपनी गवाही अपने मुंह से कहता है तो मुझे आदेश मिला उसको मारो। और यह फिर उसके घर गया, दरवाजा खटखटाया, बहन आई सतीश टिक्कू की, उसने बहन ने अपने भाई के दोस्त को देखा तो उसने कहा सतीश को भेजो, और बहन सतीश को बोला तुम्हारा दोस्त मिलने आया है। सतीश बाहर आया, ये 4 कदम नहीं चले होंगे, इसने पलट के अपने दोस्त को गोली मार दी। यहां से इसकी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये है बिट्टा कराटे का परिचय। इसी तरह यासीन मलिक है, अपने मुंह से कबूला है इसने कि रुबैया सईद को इसी ने अगवा किया, या अगवा करने का नाटक किया, और फिर उसके एवज में 5 खुखार आतंकवादी भारत सरकार ने छोड़ दिए।
यही यासीन मलिक अपने मुंह से बीबीसी के प्रोग्राम हार्ट टॉक में टिम सेबास्टियन को कहता है कि मैंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली मारी, हाँ, क्योंकि वो भारत के एजेंट थे। ऐसे ऐसे लोग, इस यासीन मलिक को आप विश्वास करेंगे, भारत सरकार घर आके पासपोर्ट देती है। आप और मैं अगर पासपोर्ट मांगे तो हमसे पूछा जाता है कि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और अगर हो तो आप भूल जाइए कि आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जो सर से पांव तक हमारे खून में डूबे हैं, इन न केवल भारत सरकार पासपोर्ट देती है, बल्कि विदेश घूमने जाने के लिए अन्य देशों से वीजा लगवाने की पैरवी भी करती है। करोड़ों रुपया खर्च के इनका विदेशों में इलाज कराती है भारत सरकार, भारतीय व्यवस्था। और इनके बड़े बड़े हत्याकांड, नरसंहार, बलात्कार माफ कर देती है। ये है यासीन मलिक। और वो थे फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे। और ऐसे ही दर्जनों मर्जी हुए हैं जिन्होंने कश्मीर को नट बनाया और सीधे सीधे जिम्मेदार हैं हमारे कश्मीर हट से निकालने के। ये बात तो अब भारत सरकार ने अपने लिखित आदेश में कबूली है। जब उन्होंने JKLF पे बैन लगाया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर जाते हैं, बैन कब लगा? आपको हैरानी होगी, उन पर बैन लगा 5 फरवरी 2019 को। हम जाते हैं कब निकले गए? 1999-90 में, 30 साल पहले। और यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया JKLF पे बैन लगने के बाद, ये कहते हुए कि यह व्यक्ति हिंदुओं के संहार के लिए, सामूहिक संहार के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसे गिरफ्तार किया जाता है। उस समय के होम सेक्रेटरी, जिनका नाम राजीव गौबा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस रिलीज इशू करके लिखित में कहा कि JKLF पर बैन लगाना और यासीन मलिक को हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना, बंदी करना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये उत्तरदायी हैं कश्मीर से हिंदुओं के जेनोसाइड के। जेनोसाइड शब्द इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में पहली बार भारत सरकार द्वारा, मुश्किल से 3 साल पहले, क्या कहें, हाँ 3 साल पहले, 5 फरवरी का टाइम था। तो आज 2019 था, 2020 3 साल हो गए, जब हम 32 साल से रह देख रहे हैं कि कोई कम से कम पुष्टि करेगा, अनुमोदन करेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या झेला, और उस न्याय की बात करेगा। ये विडंबना है। तथ्य तो एक तरफ, तथ्यों पर प्रक्रिया क्या है व्यवस्था की, नेतृत्व की, सरकार की, ये और बड़ा प्रश्न है। सर, बिट्टा कराटे का जो इंटरव्यू है, मैं व्यूअर्स बताना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ जाने दें, वो वाइल्ड फिल्म्स इंडिया .com पर है। इनका पूरा ओरिजिनल वीडियो वहाँ पर है और कई वीडियो जो अलग अलग इंटरव्यू हुए होती है उनको जोड़कर एक साथ इंटरव्यू बनाया गया है। वाइल्ड फिल्म्स इंडिया पर आपको काफी अच्छी अच्छी और ऑथेंटिक इंटरव्यूज मिलते हैं, आप प्लीज वहाँ पर आके देखिएगा। इसी इंटरव्यू में मतलब सर मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बिट्टा कराटे, पता नहीं राक्षसी दिमाग क्या है, पता नहीं क्या। जब इससे पूछा जाता है कि अगर पाकिस्तानी बैठे रहे तो ये बोलते तो अपनी माँ को मार दो, मार देते, भाई को मार देते, मार देते। ये this is very disturbing, highly disturbing, and now he regrets. I can't digest that. In that same interview जिसकी बात हुई है, इनसे पूछा है क्या तुम्हें रिग्रेट है? रिग्रेट है, पर वो बॉडी लैंग्वेज जो रिग्रेट की नहीं है सर। मैं चाहता हूँ कि लोग सरेंडर करें। इससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें अंदाजा था हमारी पनिशमेंट क्या होती है? शायद उम्र कैद, नहीं तो फांसी। He's very a different kind of person. You can predict him. He's like totally eccentric. He's lost it somewhere. जी। और ऐसे लोग जो गांधीवाद की बात करते हैं, oh my God, एक वो गांधी था और एक ये गांधीवाद की बात करते हैं। That is blood boiling. After you do all this thing, आप गांधीवाद होता है। जैसा आपने कहा सोचो खा बिल्ली अभी हज को, वही वाली कहानी है। वही सेम यासीन मलिक 4 एयरफोर्स पर्सनल्स को मार दिया, उसके बाद दोनों मिलकर JKF बनाते हैं। इनकी कहानियां बिट्टा कराटे में सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, whitefilmsindia.com जाके देखिए। सर, कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ द टॉक, because these things which are coming out is actually very disturbing for all of us. याको मैन के लिए रात को 2 बजे हमारा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, 2 बजे। तो ऐसी क्या हमारा प्रजातंत्र है, ऐसा कौन हमारा सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है कि इन लोगों को आज तक लटकाया नहीं गया? रेस्ट और इसमें ही आ ये बता, जिसके नाम से पूरी घाटी में कंपनी में आती है, क्या बिट्टा कराटे जो भी इस बंदे का नाम हो, क्या ये रेस्ट ऑफ केस नहीं आता कि ये सुंगता था कि कहां मुझे कश्मीर हिंद मिल जाए? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट लोग बोलने लगे सर, ऐसी हालत हो गई है।
जी गायत्री जी। सर इनका क्या मजबूरी थी जो 2006 में इनको छोड़ दिया गया इस कराटे मैंने छोड़ आपसे कहा, हाँ, कराटे को छोड़ते वक्त मजिस्ट्रेट एमडी वानी ने साफ-साफ कहा कि राज्य की इच्छा ही नहीं लगती है कि वह इस मुकदमे को लड़े, साक्ष्य प्रस्तुत करे। अभियोजन पक्ष जो है, जो अभियोग लगाता है, वो रुचि नहीं रहा है, वो कदमों को टालता जा रहा है। तो यदि उसकी रुचि नहीं है, सरकार की, पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की रुचि नहीं है कि इस केस को लड़ना है, तो फिर मैं कब तक इसको हिरासत में रखूं, कब तक इसे बंदी बनाए रखें? इसे बेल पे छोड़ दे रहे हैं। उस बेल पे छोड़े जाने को चैलेंज नहीं करती है व्यवस्था, क्योंकि उनकी मंशा थी कि इसे कोई सजा ना हो, ये जेल में न रहे। तो हमारी अपनी व्यवस्था उनके साथ मिली हुई थी, मिली हुई है आज भी। वो केस खोए नहीं गए, वो केस चले ही नहीं। इनको दोषी पाया जाना या इनको सजा देना तो बहुत दूर की बात है, वो केस ही नहीं चले। आज भी ऐसे साक्षी जिंदा हैं, इनके पीड़ित जिंदा हैं, उन्हें बुला करके पूछा नहीं गया। ये बेशर्मी है हमारी न्याय व्यवस्था की। सर बेशर्मी एक तरीके से, और दूसरी तरफ यासीन मलिक, इनको प्लेटफॉर्म दिया गया, इनको यूं हाइक बनाया गया। आपकी अदालत ने इनको इनवाइट करके बाकायदा इंटरव्यू किया गया है ना, रजत शर्मा, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सबके नकाब बेनकाब हो जा रहे हैं, धीरे-धीरे सबके नकाब उतर रहे हैं। जी जी, ये बड़े-बड़े कॉन्क्लेव्स हैं, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाए गए, उनको सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म दिया गया, इनसे बुलाकर पूछा गया कि आप बताइए कि कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और तब तो हद हो गई जब प्रधानमंत्री ने इन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। यासीन मलिक की डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ फोटो हैं, उनके घर पर जाते हुए, उनसे मिलते हुए। ये कोई अचानक कहीं भीड़ में मिल गए हो, नहीं। इस हत्यारे बलात्कारी को, इस मैस मर्डर को भारत के प्रधानमंत्री अपने घर पर रिसीव करते हैं बहुत इज्जत के साथ। ये स्कूल ड्रॉप आउट है, ये झेलम के घाटों पर छुकर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया कठपुंजिया टुट अपराधी है, जिसको गद्दा से पकड़कर घसीटते हुए थाने ले जाया गया था कई बार। उसके हाथ में अवकाश को आ गई, ये खुदा बन गया और ये वीआईपी बन गया, इसे पाला गया हमारी व्यवस्था द्वारा। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसका कोई करियर नहीं था, नौकरी नहीं थी, व्यवसाय नहीं था। ये आज अरबपति है, पूंजीपति है, जायदादों का मालिक है, टाइकून है। ये किया हमारी व्यवस्था ने हमारे साथ। तो ये कहानियां तो सिर्फ आश्चर्यचकित नहीं करती, खून खौलाती है, खून खौलाती है। खून खौलाने की एक चीज आपने नोट की, शेख हसीना हमसे ज्यादा कहीं पावरफुल निकली। जब 1971 का वॉर हुआ, आई मीन जब उनको इंडिपेंडेंस मिली, उन्होंने 80-80 साल की बुढ़ों तक नहीं छोड़ा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन की थी, उन तक को टांग दिया और सयाल टांगा है। बिल्कुल, बांग्लादेश का लोकतंत्र और उनकी न्याय व्यवस्था मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था से ज्यादा अच्छे है। 1971 के द्रोह काल को आप सोचिए, 45 वर्ष हो गए थे जब 2015-16 में फांसियां लगनी शुरू हुई बांग्लादेश में। टांगे गए लोग, घर से निकाल कर आए गए, मुकदमे चलाए गए, साक्ष्य जुटाए गए, उन्हें दोषी करार दिया गया ट्रिब्यूनल्स ने, स्पेशल कोर्ट्स ने, और उनको सजाएं दी गई, जेनोसाइड की, वॉर क्राइम्स की, देशद्रोह की और सामूहिक संहार की। हमारे यहाँ सैयद अली शाह गिलानी 94 वर्ष तक जीवित रहा, आराम से अपने बिस्तर पर नींद में सोता हुआ मर गया, और जितने दिन जीवित रहा सरकार का दामाद बनकर रहा, बेटों को नौकरी दिलवाई, पोतों को नौकरी दिलवाई, उनकी मनमर्जी की पोस्टिंग करवाई। जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट से पाकिस्तान हाई कमीशन जाता था, उसके आगे पीछे सरकारी गाड़ियों का काफिला ऐसे चलता था मानो कोई हेड ऑफ स्टेट जा रहा हो। ये देखा है हमने, और ये वो व्यक्ति है जिसने हिजबुल मुजाहिदीन को, जैश-ए मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को कहा कि ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लड़के हमारा अस्करी बाजू हैं। अस्करी बाजू फारसी में सोड़ आंख को कहते हैं, यानी हमारा हथियार, लड़ने वाला हथियार वाला बाजू है। ये सैन्य भूला है अस्करी बाजू का। अगर आप
हिंदी में अनुवाद करें तो हमारी सैन्य भुजा है, खुलेआम था। उस व्यक्ति को भारत ने सर पर बिठाया, भारत की सरकारों ने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने, सभी गठबंधनों ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने, कोई अपवाद नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा गया। अभी 2019 से कुछ महीने पहले तक आरटीआई में हमारे गृह मंत्रालय ने बोला, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रालय ने बोला आरटीआई के जवाब में कि हाँ, हम हुर्रियत पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चते हैं, उनके हाइटों पर खर्चते हैं, उनके होटल के बिलों पर खर्चते हैं, उनकी गाड़ी में तेल डालने के लिए खर्चते हैं, उनके ऐशो आराम के लिए खर्चते हैं, उनके इलाज के लिए खर्चते हैं, उनकी जेब खर्च के लिए खर्चते हैं, और उसको सुरक्षा देने के लिए खर्चते हैं। उस सब में खर्चते हैं ये लोग पैसे। इस खुशी में बट वो हमें बताया गया था कि इन्होंने पैसे तो सब विड्रॉ कर लिए, लोकल एक्सपेंसेस जितने भी ये सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं। हाँ, 2019 के बाद 370 हटाने के बाद घोषणा की गई कि अब ये सब खर्चे नहीं किए जाएंगे, लेकिन तब तक तो चल रहे थे। इन्होंने तो आरटीआई में कबूला, और इसलिए चल रहे थे क्योंकि इनका दिल जीतना था। ये एक सनक है, और ये सनक आत्महत्या तक ले आने वाली सनक है। हमें जिहाद का दिल जीतना है, हमें जिहादियों के हाथों में तिरंगा थमाकर उसे वंदे मातरम गवाना है, ये सनक है। और इस सनक के चलते उनके खून माफ करने हैं, उनका दोह माफ करना है, उस आंखें मीचनी है, इनके मुकदमे वापस लेने हैं, इनको रिश्वतें और फिरौतियां अदा करनी है। ये सिलसिला चलता रहा 2019 तक। 5 अगस्त 2019 तक ये सिलसिले चलते रहे। उसके बाद कहा गया कि हाँ, ये सब पता नहीं क्या ज्ञानोदय हुआ, कहा कि हाँ, बंद कर देंगे। हमने आरटीआई वगैरह नहीं की, पता नहीं निकलना है, अगर आरटीआई करें पूछें सच तो बोलना पड़ेगा, लेकिन मान चल लेते हैं कि उसके बाद बंद हो गया, लेकिन तब तक चल रहा था, यथावत जारी था। सर, ये दोनों अभी जिला है, ये दोनों अभी फल फूल रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन क्या है? यासीन मलिक को पिटा रहा है, कैसे फल फूल रहे हैं आप सोचिए। कराटे ने तो एक प्रशासनिक अधिकारी से शादी की है, और यासीन मलिक को तो पासपोर्ट देकर पाकिस्तान भेजा गया, वीजा लगाकर। ये पाकिस्तान से ब्याह कर लाया, ये पाकिस्तान जाकर ब्याह कराया, इसने परिवार बसा लिया, और इस सब की छूट यहाँ हुई। जिसने परिवार उजाड़ दिए, बच्चे अनाथ कर दिए, वो आइकॉन बन गया है, सोशल आइकॉन, पॉलिटिकल आइकॉन बन गया है। आए दिन गालियां दे रहा है भारत को। आज ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का अनुग्रह माता हुआ, एहसान फरामोश ऐसा है कि आज भी भारत को भर भर के गालियां देता है। लेकिन हमारी व्यवस्था है, वो दिल जीना चाहती है, और दिल जीने में लगी हुई है। नहीं, दिल जीते जीते दिल ही काले ना देते हैं, अपनी जान चली जाए। मुझे नहीं लगता कि दिल है। अगर दिल होता तो वो उनके लिए पसीता जो इसलिए मारे गए क्योंकि वो भारत मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहना चाहते थे, वो तिरंगे नहीं जाना चाहते थे, वो सेना पर पत्थर नहीं फेंकना चाहते थे, इसलिए मारे गए। उनके लिए पता नहीं हमारी व्यवस्था में दिल क्यों नहीं, और पता नहीं ये कैसा दिमाग है जो इन्हें आत्महत्या की सीमा तक इस तरह के काम करने को, इस तरह के निर्णय लेने को मजबूर करता है। आपको क्या लगता है जुडिशरी को क्या करना चाहिए आज के दिन में? उन्होंने पहले क्यों कुछ नहीं किया? आपने बताया कि स्टेट की तरफ से नहीं था, राज्य की तरफ से नहीं था, इंटेंशन नहीं थी, बट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है सुमो मोटो एक्शन लेने के लिए बहुत सारे मामलों में। वो खुद आगे जो हम बात करते हैं एक्टिविज्म की, जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कई बार आता है। राणा व्यू के कॉन्टेक्स्ट में पूरा यूएन खड़ा हो गया, फनी पार्टिस मैं यूएन पार्ट में बाद में आती, बट मीन तो जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसे पड़े यूज होते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई एक्चुअली अजीब भारती के लैंग्वेज थोड़ा सा डेफिनेटली डिसएग्री करती हूं, थोड़ा सा वो पॉइंट की तरफ चली जाती है, नेगेटिव है, बट द पॉइंट्स दैट ही हैज मेड उसमें कोई गलत नहीं, पॉइंट सही है, भाषा शायद गलत हो सकती है, पर बंदा जब फ्रस्ट्रेशन में होगा तो क्या बोलेगा? जब नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है, 2017 में मेरा संगठन है रूट से कश्मीर, हमने अपने संगठन की ओर से अपने सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, और उसने कहा कि हजारों एफआईआर लंबित हैं, पेंडिंग हैं, और वो जघन्य अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर हैं, और ये एफआईआर की लिस्ट है, ये इवेंट की लिस्ट है, ये अक्यूज की लिस्ट है। कृपया इन केसेस को प्रोसिक्यूट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एडमिट करने से मना कर दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस जेएस गेहर, उनके साथ बेंच पे थे जस्टिस चंद्रचूड़, जो अभी कुछ महीनों में
भारत के मुख्य न्यायाधीश बने वाले हैं। इन 2 जनों की बेंच ने वो पिटीशन देखी सरसरी तौर पर और पूछा, क्या आप लोग पब्लिसिटी के लिए आए हैं? मतलब आप सोचिए, हम कोई फिल्म स्टार नहीं है कि अपनी फिल्म पब्लिसिटी करनी है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि चुनाव लड़ना है उसके लिए पब्लिसिटी करनी है, हम कोई माल बेचने नहीं आए हैं जिसकी पब्लिसिटी करनी है। हमको हमारे पड़ोस में तक लोग नहीं जानते, हम बहुत आम अनजाने आम चेहरे हैं, हम न्याय की गुहार लगाने आए हैं, आखिरी दरवाजा न्याय का खटखटाने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अदालत बसती नहीं है। फिर कहते हैं कि अब तक कहाँ थे, 27 साल हो गए, इतनी देर हो गई, अब साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, अब कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे प्रोसिक्यूशन होगा, करके उस पिटीशन को खारिज कर दिया। गायत्री जी, आप सोचिए, ये कैसे लोग हैं? ये इंसान भी है क्या? हमसे कहा गया कि नहीं नहीं, आप कुछ महीने इंतजार कीजिए, अभी इनके बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे ना, दीपक मिश्रा, वो बड़े राष्ट्रवादी और बड़े संवेदनशील जज हैं, उनके सामने एक रिव्यू पिटीशन डालिए, वो कर देंगे। हमने कहा ठीक है। कुछ महीनों बाद, ये जून 2017 की पिटीशन थी, 6 महीने का समय होता है, हमने अपना अक्टूबर में पिटीशन डाल दी, रिव्यू पिटीशन। जैसी दीपक मिश्रा बने, उनके साथ ही वही जज बैठे, जस्टिस चंद्रचूड़, ये भी 2 जज बैठी थी, और नतीजा भी वही ढाके 3 बात। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का हाल है। काला मत मली उन्होंने अपने चेहरे पर और इस सुप्रीम कोर्ट के माथे पर। आप कहने में संकोच करें या न करें, मैं साफ साफ कहूंगा कि इन्होंने हमारी न्यायपालिका को दूषित किया है, और एक बदमा दाग है ये हमारी पूरी न्यायपालिका पर। इतने सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जो बड़ी बड़ी बातें बगाते हैं न्याय को लेकर, संवेदना को लेकर, आप कह रहे हैं ना कि ये एक्टिविज्म करते हैं, छते हैं, सू मोटो एक्शन लेने के लिए तत्पर रहते हैं, इनके पास पिटीशन लेकर, डिटेल्स लेकर गए हम लोग। ये ऐसे निर्दयी हैं, संवेदन शून्य हैं। इनकी जुडिशियल एक्टिविज्म सिर्फ हिंदुओं पर चल रही है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म में सेक्युलरिज्म का कीड़ा लग गया, टर्मिक्स लग गई। प्रॉब्लम ये है, इनकी जुडिशियल एक्टिविज्म वहीं तक चलती है जहां पर ये हमारे ऊपर दबाव बना सके। दूसरी साइड पे उनकी जुडिशियल एक्टिविज्म क्या बोलूं, इसे चलती नहीं है ना। जो कहते हैं ना, दबाया भी उन्हें चाहता है जो कमजोर को ही दबाया जाता है। तो हिंदुओं ने अपने आप को कमजोर दिखाकर हर किसी से दबने का काम किया पिछले कुछ टाइम में। शास्त्र भूल गए हैं, जरूरत उसकी थी। सर, कमिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने भी जो कश्मीर में हुआ है 30 साल पहले, आज तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसको ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। अगर विकिपीडिया या बाकी पेजेस पर जाकर देखें, यूएन के पेजेस पर भी अगर आप जाके देखें, जो लैंग्वेज है बहुत सटल लैंग्वेज है, एक तो नॉट जॉनसन, एक तो राणा युग के लिए, forgive me if I language goes wrong because sometimes there are moments when you get really shy. राणा युग के लिए इनके टाइम निकल आता है, राणा युग जैसी औरत के लिए, महिला के लिए, औरत के लिए टाइम निकल आता है, पर हमारे लिए टाइम नहीं निकलता है। विकृति है। देखिए, जब हम लोग अपनी परवाह खुद नहीं करते हैं तो दुनिया हमारी परवाह क्यों करेगी? हम लोग इन्हें सर पर बिठाते हैं, अपने आसक्तियों का महिमा मंडन हम लोग खुद करते हैं। हम इन्हें इनके पापों की सजा नहीं देते हैं, हम इनका रुतबा ओहदा बढ़ाते हैं, इनको इनकी औकात हम लोग देते हैं। ये फल फूल रहे हैं भारत में, परेशान नहीं है। ये चंदा उगाही करके मोटे हो रहे हैं, कभी इस नाम से कभी उस नाम से, कभी इस विक्टिम के लिए कभी उस कंडक्टेड विक्टिम के लिए। ये धड़ल्ले से चंदा उगाही करते हैं, पैसे बटोरते हैं, ऐश करते हैं, और एक उदाहरण बन जाते हैं बाकियों के लिए कि देखो, जितनी लात मारोगे, जितना गाली दोगे इस देश को, उतने ही संपन्न बनोगे, इज्जतदार बनोगे, नाम कमाओगे। ये उदाहरण है, और ऐसे उदाहरण हमने आज की व्यवस्था में बनाए हैं, खुद बनाए। तो जब हमें ये उदाहरण बना दिए तो फिर दुनिया इन्हें क्यों नहीं कंधे पे के घूमेगी? हमारे टीवी चैनल्स पर प्लेटफॉर्म मिलता है उन नामों को जो भी आपने दिए, तुलना भी नहीं चाहता है नाम। हमारे सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स पे कोई जगह मिलती रही है, तो फिर ये दुनिया में एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार और संभकार विचारक बन के उभरते हैं। ये हमारी व्यवस्था का दोष है, हमारे अंदर की कमजोरी है। मैं दुनिया को इसके विषय में दोष कम दूंगा। सबसे पहले हम भीतर जानना पड़ेगा, हमने ऐसे तत्व बनाए हैं, हमारी जो व्यवस्थागत विकृतियां हैं, उसको आप सेक्युलरिज्म कहिए, पंथनिरपेक्षता कहिए, उसको आप दिल जीतने की शक कहिए, उसको आप बैलेंस्ड अप्रोच कहिए, सबका विश्वास कहिए, ये है
ये बीमारियां हैं हमें, हम खुद भेदभाव करते हैं। आप 2018 में केंद्र सरकार ने 5 करोड़ छात्रवृत्तियां बांटी। गूगल कर लीजिए, 80% छात्रवृत्तियां मुस्लिम छात्र छात्राओं को मिली, 7.5% ईसाइयों को मिली, उन्हें 4% भी नहीं मिली हिंदू छात्र छात्राओं को 5 करोड़ छात्रवृत्तियों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया डिटेल छपे बरस का। मेरी सरकार मुझे मेरे साथ कर रही है, मेरे कर के पैसों से कर रही है। ये कोई बाहर से चर्च या पेट्रोल डॉलर नहीं आ रहे हैं जो ये अपनी मर्जी से करा बना बांटे। उनका करें तो करेंगे, लेकिन ये मेरे कर के पैसे से मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि भारत सरकार मुझे कह रही है कि अगर आपको अपने कर के पैसे से अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां चाहिए तो मुसलमान हो पहले धर्मांतरण कीजिए। अगर आपको सरकारी संस्थान से बिना ब्याज का ऋण चाहिए अपने व्यापार के लिए तो मुसलमान बनिए, क्योंकि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पर मुसलमान को मिलेगा। अगर आपको अपने बच्चों को उन परीक्षाओं में सफल होने के लिए मेहनत करनी है, कोचिंग करनी है, जिनसे बड़े बड़े करियर बनते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे यूपीएससी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए कोचिंग की आवश्यकता हो, उस कोचिंग की पूरी फीस सरकार भरती है केवल मुसलमान छात्रों के लिए। लाखों रुपए हो जाती है ये बात। बच्चों को घरों से दूर शहरों में कोचिंग सेंटर्स के आसपास बैठ करके उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये सुविधाएं चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो धर्मांतरण कीजिए। ये सरकार कह रही है, मुझे तो समझ आ रहा है। इस देश में हिंदू होना पाप है और यह पाप, हिंदू होने का पाप, हर सरकार की नक के नीचे बार बार जतलाया जाता है। और अभी पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही, क्योंकि ये जो भेदभाव की नीतियां थी, इससे प्रावधान बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में, 10-20 गुना हो गए हैं। कहां तो उम्मीद की नीतियां बदलेंगी, हटेंगी, लेकिन इनमें प्रावधान बढ़ गए हैं। सरकार को हज की सब्सिडी बंद करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। खुद नहीं चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सब्सिडी बंद करनी पड़ी। 2012 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अच्छा नहीं है कि सरकार इस तरह की चीजों में खर्चा करे। धर्म के काम है, लोगों को आस्था है तो ना खर्चा खुद करें। तो सरकार ने कहा कि मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसे जो पैसे बचाएंगे ना वो आप में खर्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था कि उस पैसे का क्या करना है। तो अपनी नेक दिखाना और दिल जीतना, ये जो दिल जीतने की सनक है ना, ये वो है। सर इसी एक इन्फॉर्मेशन और दे रही हूँ। योगी को खैर बना किया है जो भी है, जब घर राशन पहुंचा, जब आपको दवाइयां पहुंची, जब आपको फैसिलिटीज पहुंची, तो योगी सरकार ने कोई डिफरेंस नहीं दिखा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबको दिया गया। बट जितने भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर आप वो नंबर ऑफ वोट्स मिले, कितने मिले योगी जी को? पेपर पर सामने देते हैं नंबर ऑफ वोट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स योगी जी को। और ये हेट्रेड से वहीं तक नहीं है, मैं हेट्रेड वर्ड गलत इस्तेमाल कर रही हूं, और ये उनका प्यार है वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, अफ्रीका तक है। मैं इन से बताऊंगी तो आपका खून खो जाएगा। मैं लाइव में बताऊंगी नहीं तो चैनल उड़ जाएगा मेरा 2 घंटे के बाद। ऑलरेडी कल की वीडियो पे प्रदीप सिंह के साथ एक वीडियो की वो अब 1-2 व्यूअर्स डाल के वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो जी इस टाइप के लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। लास्ट मालिक बेटा आर्टिस्ट ऐसा ही नहीं मेरी कम्युनिटी में नहीं है। मुझे आप एक नाम बता दीजिए, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी हिंदू ने मारा हो। एक, मैं वही कहना चाह रही थी। छोटा होता है बीज, पर हिंदुओं में एक ब्यूटी कह लीजिए, हमारी अच्छी बात कह लीजिए, हम ऐसे बंदे को जहर पिलाकर वो नहीं बड़ा नहीं बनाते हैं। जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप रोकते हैं, जब जहरीला होने लग जाता है, बच्चे से होने लग जाते हैं या वायलेंस की उनमें टेंडेंसीज दिखाई देती हैं। इनमें उल्टा होता है, इनमें एक को भेज देते हैं बॉट पारा बेटा तू अभी छोटा सा छोटी बोटी गलतियां करे, वहां से तू पूरा अपना 147 पूरा सीख गया और किसी पे उतार वो दिखा दे रहे हैं। तो क्या है, पर द ओनली फैक्ट दैट वाज शॉकिंग जब मैंने वाइल्ड फिल्म्स ऑफ इंडिया वीडियो देखा कि फूलों की वर्षा की गई थी बेटा कर वापस आने के बाद, जैसे जज जी के आए हो, क्या जी के आए हो, कहीं का कोई वॉर निकले थे, कोई जज जी लियो जिसको कहते हैं। और वहां की शादी करताई में उसे शादी की। वाह, ये हो रहा है हमारे साथ इस देश में, इस युग में। गायत्री जी आपने आज अवसर दिया, मैं इसके लिए आप बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच सर। जाते एक आकाश जी मैं क्वेश्चन होंगी, आप जितना छोटा करना चाहें जवाब दे सकें। जब कश्मीर में ये हुआ उसके पहले कश्मीर के ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और बिजनेस चेंज कैसे हुआ और मुसलमानों में इतनी हिम्मत आई कहां से, पंडित बेसहारा कैसे हुआ? आकाश जी आई थिंक सर ऑलरेडी इसका जवाब देना चाहते हैं, सर इन ऑन कंक्लूडिंग नोट अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, आपने कहा कैसे हुआ, आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो पूरा देश एक संसद द्वारा संचालित सरकार, चुनी हुई सरकार के हाथ में आया
जो हमारी अपनी थी, लेकिन कश्मीर को फिर से शेख अब्दुल्ला की तानाशाही में सौंप दिया गया। हम गुलाम हो गए। उससे पहले हम पर डोगरा शासन था, महाराजा हरि सिंह का शासन था, बहुत अच्छा शासन था, एकदम 24 कैरेट सेक्युलर जो शब्द होता है ना, पंथ निरपेक्ष शासन था, जो जैसे योगी जी का था, बिना किसी भेदभाव के। उसी शासन में शेख अब्दुल्ला वजीफे पर, छात्रवृत्ति पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया था, सरकारी छात्रवृत्ति पर। ऐसा शासन था। और हमें सौंप दिया गया कसाई के हाथ, शेख अब्दुल्ला के हाथ, और वहां से बर्बरता और भेदभाव शुरू हुआ, और हम घटते घटते 1990 की उस जगह पर पहुंच गए जहां वहां रह करके जिंदा रहना भी संभव नहीं था, निकलना पड़ा अपनी बहुबेटी के लिए। ये परिस्थिति। खैर, और थैंक यू फॉर कमिंग। इससे पहले कि हम जाएं, मैं पहले भी अनाउंस किया, मैं 12 अनाउंस कर रही हूं कि मैं 50 टिकट्स बस मेरी तरफ से 40 कुछ और स्पॉन्सर की तरफ से 50 टिकट्स हम दे रहे हैं कश्मीर फाइल्स देने के लिए। मैं इंडिविजुअल, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिविजुअली अप्रोच कर रहे हैं, बहुत मुझे इंडिविजुअली मैनेज करना, तो अगर आप किसी कॉलेज में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है, आप मुझे